नमस्कार आप सभी को दैनिक करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है आप सभी का। सभी उपस्थित हो जाएं और आज के प्रश्नोत्तरी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। कल के सेशन में टाइगर सेंसस के बारे में आपने देखा होगा, बाघ गणना 2022 के बारे में आपने देखा होगा, किस प्रकार से उसमें आंकड़े दिए गए हैं। किस प्रकार से लगातार यदि हम बात करें तो जब से प्रोजेक्ट टाइगर हमारा लागू हुआ है, या हम कह लीजिए जब से हमने स्वतंत्रता के बाद जब से हमने ध्यान देना प्रारंभ किया, तब से लगातार बाघों की जो आबादी है वो लगातार भारत में बढ़ रही है। और आज यदि हम बात करें, जब हम वर्ष 2023 में खड़े हैं, तो हमने टाइगर जो हमारा आप कह सकते हो प्रोजेक्ट टाइगर था, उसके लगभग हमने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और उससे संबंधित भी जानकारी आपको दी गई थी, और टाइगर से संबंधित जितनी भी मैक्सिमम जानकारी अभी तक के डेटा में उपलब्ध था वो आपको उपलब्ध कराया गया है। जल्द ही और डिटेल्ड जानकारी आएगी, उसको हम आगे जो हमारा सेशन होगा करंट अफेयर्स का, उसमें हम समाहित करेंगे। टाइगर सेंसस से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आज भी आपको इस सेशन में देखने को मिलेगा। और पूर्व में जैसे भी आप प्रश्नों का जवाब देते आए हैं, कल भी बहुत सारे लोगों ने आप में से प्रश्नों का जवाब टेलीग्राम ग्रुप पर दिया है। और जवाब देने वालों में यदि हम बात करें कि जिन्होंने प्रश्नों का जवाब दिया, जो पूछा गया था आपसे, अभ्यास प्रश्न पूछा गया था या जो भी अन्य जानकारी पूछी गई थी, तो उसमें आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ही सही जवाब दिया है। जैसे बबली राज जी हैं, विष्णु कुमार देव जी हैं, शालिनी सिंह जी हैं, कृतिका राज जी हैं और कंचन माला जी हैं। तो बहुत सारे लोगों ने आप में से जवाब दिया और बहुत ही बेहतर जवाब रहा। तो इसी प्रकार से अपना इन्वॉल्वमेंट जो है वो कक्षाओं में बनाए रखें, और टेलीग्राम ग्रुप पर भी जो आपकी डिटेल्ड है वो आप शेयर किया करें। डेली का जो रूटीन है वो आपको शेयर करना है। कुछ लोग लगातार नियमित कर रहे हैं और कुछ लोग अभी भी उसमें कमियां कर रहे हैं, तो कमी ना करिए, क्योंकि 30 सितंबर की जो तिथि है वो प्रत्येक दिन आप देख रहे होंगे कि एक एक दिन कम होता जा रहा है, तो नजदीक आते जा रही है, तो उसको हमें जरूर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम बात करते हैं, 10 ही प्रश्न हैं हमारे। जैसे पूर्व में रहते थे तो 10 ही प्रश्न हम रखेंगे। 10 प्रश्न का हमारा ये पैटर्न अच्छा है, लेकिन 10 प्रश्न को जब हम देखते हैं तो कम से कम हम लेके जाते हैं इस सेशन से 25 से 30 फैक्ट हम इस सेशन से लेकर जाते हैं। तो वही हमारी खूबी है कि 20 मिनट में हम यदि हम चीज़ों को देखें और 40 से 50 प्रश्न आपके हल हो जाए, हल करने की स्थिति में रहें, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस की शुरुआत की गई है। यहाँ पे अब नाम पूछा जा रहा है, क्योंकि अभी तक रीजनल रेल सर्विस के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपको शायद जानकारी भी हो, लेकिन नामकरण इसका अभी 2 दिन पूर्व हुआ है, इसलिए इसके नामकरण से जुड़ा ये प्रश्न रखा गया है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस जो है इसका नाम क्या है। और ये जो रीजनल रेल सर्विस है, यदि हम इसकी बात करें तो ये दिल्ली को जोड़ती है किससे? दिल्ली को जोड़ती है मेरठ से, गाजियाबाद से होकर ये गुजरेगी। और इसको बोला जा रहा है कि 100% इसका जो रूट है ये 2025 तक संचालन में आ जाएगा। अभी दुहाई तक का रूट जो है वो संचालन में लाने की बात हुई है, वो संचालन में है, लगभग 10 से 15 किलोमीटर का है। लेकिन पूरा ये जो है दिल्ली से मेरठ तक की जो कनेक्टिविटी है, ऐसा बोला जा रहा है कि 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बताइएगा यहाँ पे, रैपिडेक्स, मैग्लेव, रैपिडली या रफ्तार, इनमें से सही कौन सा है आपको बताना है कि इसका नाम क्या रखा गया है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो ट्रेनें चलेगी ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलेंगी, और इसका नाम रखा गया है क्या? रैपिड एक्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। रैपिड एक्स इसका नाम रखा गया है, दिल्ली से मेरठ को जोड़ता है, गाजियाबाद होकर इसकी कनेक्टिविटी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 वीर सावरकर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है? क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, वीर सावरकर के जन्मदिन को कौन सा राज्य ऐसा आपका है जो स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रहा है, मनाने का फैसला लिया है, ये आपको बताना है। 4 राज्य यहाँ पे दिए हुए हैं, इन 4 राज्यों में से आपको चुनाव करना है। हिंट के लिए आपको बता दें कि इस राज्य में अभी हाल ही में बनाया गया था स्टैचू ऑफ नॉलेज। क्या बनाया गया था? स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज की आधारशिला अभी हाल ही में इस राज्य में रखी गई थी।
स्थान की बात करें कि स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ बनाया गया था, तो स्थान का नाम था लातूर। लातूर कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। मतलब इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर महाराष्ट्र। और कल के सेशन से आपको याद आना चाहिए कि आपको बताया गया था बोर टाइगर रिजर्व। बोर टाइगर रिजर्व भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, और भारत का यह सबसे छोटा टाइगर रिजर्व आपको देखने को कहाँ मिलता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको बता दें, महाराष्ट्र की बात हो रही है तो अभी हाल ही में अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय महोत्सव का भी आयोजन किया गया था महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सार्वजनिक सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन लिस्ट वाले शहरों में जो शहर आता है भारत का, जो आप कह सकते हो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, उसमें मुंबई है। मुंबई वैश्विक स्तर पे यदि हम बात करें तो ये देखने को मिलता है कि मुंबई 19वें स्थान पे है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन लिस्ट वाले शहरों में मुंबई का स्थान 19वां है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब सबसे अच्छा सार्वजनिक परिवहन यदि किसी राज्य का है पूरे आप कह लीजिए कि पूरे विश्व में, तो उनमें 19वें स्थान पे मुंबई आता है। हाल ही में किस देश ने परमाणु संयंत्रों को बंद करने का फैसला लिया है? बहुत सारे देश ऐसे हैं जो परमाणु हादसों से सबक लेते हुए अपने यहाँ जो विशेष रूप से विद्युत उत्पादन को लेकर के परमाणु संयंत्र संचालित किए जाते थे, उनको बंद करने का वो फैसला ले चुके हैं और चरणबद्ध तरीके से उनको समाप्त भी कर रहे हैं, उनको बंद भी कर रहे हैं। उनमें से एक देश और जुड़ गया है जिसने अभी यह फैसला लिया है, ये आपको बताना है। और आपको बता दें, इस देश का एक शहर है बर्लिन, एक शहर है बर्लिन। और बर्लिन के बारे में, जैसे अभी मुंबई के बारे में हमने बताया आपको कि अंतरराष्ट्रीय जब सार्वजनिक परिवहन वाले श्रेष्ठ शहरों की लिस्ट आती है तो उसमें टॉप पर जो है, मतलब पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन जिस शहर का है वो है बर्लिन। बर्लिन इसमें टॉप पे है, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की सूची में बर्लिन टॉप पे है। और जब बर्लिन की बात कर रहे हैं मतलब ये जर्मनी का एक शहर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। सी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप जानते हैं जर्मनी की चांसलर हुआ करती थी, इनका नाम था एंजेला मर्केल। ठीक है, एंजेला मर्केल को एक पुरस्कार दिया है, किसने? यूनेस्को ने दिया है। कौन सा पुरस्कार दिया है, याद रखिएगा। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को एक पुरस्कार दिया गया है और उसका नाम है यूनेस्को शांति पुरस्कार। ठीक है, इसके साथ साथ जर्मनी के बारे में जब आप बात कर रहे हैं, आपको पता होगा हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था ना 2023 में। हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, और हॉकी वर्ल्ड कप का जो विजेता देश था वो था जर्मनी। ठीक है, अब आपको बताना है कि हॉकी, आपका पहला होमवर्क है कि हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ वो किस देश में हुआ। ठीक है, उस देश के किस प्रांत में हुआ, और आपको यह भी बताना है कि उस स्टेडियम का नाम क्या है। ठीक है, मतलब हॉकी विश्व कप 2023 से संबंधित जितनी मैक्सिमम जानकारी आपको पता है वो आपको शेयर करना है, क्योंकि कई बार इसके बारे में बता चुका हूं। ठीक है, ये आपका होमवर्क नंबर 1 है आज का। चलिए इसको बताइए। और जब परमाणु संयंत्रों की आप बात कर रहे हैं तो भारत में भी कई सारे परमाणु संयंत्र देखने को मिलते हैं। जैसे कैगा कर्नाटक में आपको देखने को मिलता है। कर्नाटक के बाद यदि आप गुजरात जाते हैं तो काकरापार आपको देखने को मिलता है। तमिलनाडु जाते हैं तो कुंडनकुलम कलपक्कम 2 आपको देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश जाते हैं तो नरौरा आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से भारत के भी जो परमाणु संयंत्र हैं वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न का जवाब बताएं। हाल ही में सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? और ये रिपोर्ट आई कहां से है, ये जानकारी आई कहां से है? तो जो बाघ गणना रिपोर्ट अभी जारी हुई है उसी में इस बात का जिक्र किया गया कि सबसे बेहतर रख रखाव वाला जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, बताएं। यहाँ पे 4 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, दूसरा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व और चौथा पेरियार टाइगर रिजर्व। इन चारों में से आपको बताना है कि सही कौन सा है। हाल ही में सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? चलिए बताइएगा। देखो, ये टाइगर रिजर्व यदि हम बात करें तो सबसे पहले सारे पता होने चाहिए कहां से संबंधित है।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार से संबंधित है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड से संबंधित है। यदि आप बात करें पीलीभीत की टाइगर रिजर्व की तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और यदि आप बात करें पेरियार टाइगर रिजर्व की तो ये केरला से संबंधित। कहां से संबंधित है? केरला से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है आपका पेरियार टाइगर रिजर्व, जो कि केरल से संबंधित। अब यहाँ पे केरल की बात हो रही है, तो आइए समझते हैं केरल के बारे में कुछ जानकारी। केरल की बात हो रही है, आपको पता होगा केरल में एक नदी भी बहती है जिसका नाम है पेरियार नदी। और पेरियार नदी की यदि हम बात करते हैं तो ये केरल की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी, याद रखिएगा, केरल की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी के रूप में पेरियार नदी को देखा जाता है। यही इसी नदी पर आपको एक डैम भी देखने को मिलता है जिसका नाम है इडुक्की डैम। इडुक्की डैम भी आपको इसी नदी पर देखने को मिलता है, यह आपको पता होना चाहिए, इडुक्की डैम। और जब पेरियार नदी की आप बात करते हैं तो आपको पूछा जा सकता है कि पेरियार नदी किन राज्यों में बहती है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि पेरियार नदी जो है ये 2 राज्यों में बहती है। कौन कौन से? केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु, इन 2 राज्यों में यह नदी बहती है। और इडुक्की डैम आपको इसी नदी पर देखने को मिलता है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि कौन सा शहर इस नदी पे देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा प्रमुख शहर के रूप में कोच्चि शहर। कोच्चि शहर इसी नदी के तट पर आपको देखने को मिलता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। आपने एक झील सुना होगा, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील का संबंध भी जो है वो पेरियार नदी से है। वेम्बनाड झील का संबंध भी आपको पेरियार नदी से देखने को मिलता है। तो वेम्बनाड झील भी आपको याद रखना है कि केरल से संबंधित है। केरल में आपको शांत घाटी भी देखने को मिलती है। शांत घाटी, साइलेंट वैली, शांत घाटी केरल में देखने को मिलती है। फूलों की घाटी आपको देखना है, फूलों की घाटी को देखना है तो आपको जाना पड़ेगा चमोली। चमोली जिले में, उत्तराखंड के चमोली जिले में आपको देखने को मिलेगा फूलों की घाटी। तो इसको भी याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में चर्चा में रही गोंड पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? बताइएगा, गोंड पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है आपको बताना है। आपको बता दें, ये जो राज्य है यहाँ पे एक नया जिला बना था जिसका नाम था मऊगंज। मऊगंज इस राज्य का नवीन जिला है, नया जिला है, और यह इस राज्य का 53वां जिला है। तो अब आप गेस करिए कि मऊगंज कहाँ का जिला है। और आपको बता दें 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन, 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन जो है वो इसी राज्य के राजधानी शहर में आयोजित किया गया था। चलिए बताइएगा। और इसी राज्य के राजधानी शहर में, जैसे मैंने बोला, अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन, और उसके साथ साथ ISSF जो शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था वह भी इसी राज्य के राजधानी शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने कुल 5 पदक जीते थे। और इन 5 पदकों में यदि हम बात करें, एक गोल्ड, एक सिल्वर और 3 कांस्य पदक थे। गोल्ड किसने जीता? तो 10 मीटर एयर पिस्टल में सरबजोत सिंह ने जीता था। सरबजोत, दोबारा बता रहा हूं, इसको बताया गया है, सरबजोत सिंह ने जीता था। और पदक तालिका की यदि हम बात करें, पदक तालिका की यदि हम बात करें तो पदक तालिका में चीन प्रथम स्थान पे था और दूसरे स्थान पे भारत। ठीक है, तो ISSF का आयोजन कहाँ हुआ था आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सरबजोत सिंह के बारे में पिछले दिनों मैंने आपको बताया है। ये दोनों के दोनों आयोजन कहाँ हुए थे? ये हुए थे भोपाल में। और भोपाल किस राज्य की राजधानी है? भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, मतलब इसका संबंध है मध्य प्रदेश। सी विकल्प इसका सही उत्तर है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी याद रखना है कि जब बात करते हैं हम गोंड की, तो आप जानते हैं भारत में गोंड जनजाति भी पाई जाती है कई सारे राज्यों में, प्रमुखता मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए। तो गोंड जनजाति जो है ये भारत की सबसे बड़ी, याद रखिएगा, इसके बारे में पता भी होगा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और अनुसूचित जनजाति के रूप में ये चिन्हित की गई है। तो गोंड जनजाति के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक और जनजाति आपको पता होना चाहिए, बैगा, बेंगा बोलते हैं या बैगा बोलते हैं। तो बैगा जनजाति के लोग भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। और ये पीवी आप कह सकते हो वनलेबर जो जनजाति है जिसके लोग बहुत सीमित बचे हुए हैं,
उसमें आती है, तो बैगा जनजाति के बारे में पता होना चाहिए, पीबीटीजी के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, ठीक है, पीबीटीजी समूह के अंतर्गत ये आती है। बैगा जनजाति भी आपको याद रखने की जरूरत है। अब ये गोंड पेंटिंग है क्या, क्यों चर्चा में थी, क्योंकि इस गोंड पेंटिंग को मिला है जीआई टैग। क्या मिला है, जीआई टैग मिला है इस गोंड पेंटिंग को। और जीआई टैग का हेड ऑफिस कहाँ पे है, ये चेन्नई में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रही जॉर्जिया मेलोनी का संबंध किस देश से? क्या बोला जा रहा है, जॉर्जिया मेलोनी का संबंध किस देश से है? सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए रायसीना डायलॉग के बारे में। बोला जा रहा है कि रायसीना डायलॉग जो हुआ उसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रही जॉर्जिया मेलोनी, इनका संबंध किस देश से है? चलिए बताइएगा, अच्छा प्रश्न है और पता होना चाहिए सबको। फास्ट जवाब दीजिएगा। जॉर्जिया मेलोनी का संबंध किस देश से है? देखो यहां पे बात हो रही है जॉर्जिया मेलोनी की। आपको बता दें सबसे पहली बात, रायसीना डायलॉग ये आयोजित कौन करता है, तो याद रखिएगा इसको आयोजित करता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ORF, याद रखिएगा। ठीक है, ORF द्वारा यह आयोजित किया जाता है। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जब बात हो रही है जॉर्जिया मेलोनी की, इनका संबंध है इटली से। ये इटली की क्या है, इटली की प्रधानमंत्री, याद रखिएगा इटली की PM है। अब इटली आप जानते हैं इटली की राजधानी है रोम। ठीक है, रोम में यदि आप बात करते हो तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। FAO का हेडक्वार्टर रोम में आपको देखने को मिलता है। और जब बात करते हैं FAO की, तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी और इस रिपोर्ट का नाम था वर्ल्ड ट्री सिटी रिपोर्ट 2022। क्या नाम था, वर्ल्ड ट्री सिटी रिपोर्ट 2022। तो 2023 में ये जो वर्ल्ड ट्री सिटी रिपोर्ट 2022 जारी की गई, ये चर्चा में इन दिनों है और इसका संबंध भारत से है। कैसे है समझते हैं। सबसे पहली बात, वर्ल्ड ट्री सिटी रिपोर्ट 2022 जारी कौन करता है, FAO। और FAO के साथ एक संगठन है जिसका नाम है अर्बर डे फाउंडेशन। क्या नाम है, अर्बर डे फाउंडेशन। तो अर्बर डे फाउंडेशन और FAO द्वारा वर्ल्ड ट्री सिटी रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। और वर्ल्ड ट्री सिटी रिपोर्ट में यदि हम बात करें, तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड ट्री सिटी किसे घोषित किया गया है, तो वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 का घोषित किया गया है मुंबई को। याद रखिएगा, मुंबई वर्ल्ड ट्री सिटी रिपोर्ट 2022 में वर्ल्ड ट्री सिटी के रूप में घोषित किया गया है। पिछले वर्ष की जो रिपोर्ट आई थी उसमें मुंबई के साथ हैदराबाद भी था, लेकिन इस बार केवल मुंबई है। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है कि वर्ल्ड ट्री सिटी के रूप में जो चिन्हित किया गया है इस वर्ष, वो मुंबई चिन्हित किया गया है। मुंबई की जब आप बात करते हैं तो आपको पता होगा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसकी बैठक होने वाली है मुंबई में। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जब बात करते हैं तो इसकी सालाना बैठक होने वाली है। क्या इससे पहले भारत में कभी हुई है? जी हाँ, इससे पहले भारत में ये बैठक IOC की जो बैठक है ये वर्ष 1983 में हुई थी। वर्ष 1983 के बाद अब जाकर 2023 में ये बैठक भारत में हो रही है, इसलिए ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की वार्षिक बैठक भारत के मुंबई शहर में होगी। ठीक है, इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। इसको बताओ, हाल ही में पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण के लिए किस देश ने 5509 करोड़ रुपए कर्ज के रूप में दिया है? 5509 करोड़ रुपए कर्ज के रूप में किस देश ने बिहार को दिया है, विशेष रूप से पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर के? आपको बता दें, दो और राज्य हैं जिन्होंने इस देश से लाभ लिया है, कर्ज लिया है। एक है पश्चिम बंगाल और दूसरा है राजस्थान। पश्चिम बंगाल ने किस संदर्भ में लिया है? तो पश्चिम बंगाल ने लिया है वन और जैव विविधता
को संरक्षित करने के लिए, और इन्होंने 520 करोड़ रुपए लिए। ठीक है, 520 करोड़ रुपए। और राजस्थान ने किस संबंध में लिया है? तो राजस्थान में जो लिया है वो जल क्षेत्र आजीविका सुधार के लिए है, और जल क्षेत्र आजीविका सुधार कार्यक्रम को लेकर के इन्होंने 1055 करोड़ रुपए, 1055.33 करोड़ रुपए इन्होंने लिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और बिहार ने कितने लिए हैं? 5509 करोड़। किस लिए? पटना मेट्रो रेल परियोजना को लेकर के। और ये लिया किससे है? ये मदद ली गई है जापान से, तो जापान ने मदद की है। जापान के बारे में पता होगा, राजधानी इनकी है टोक्यो, इनकी मुद्रा है एन, इनकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जॉक्स, ये आपको पता होगा। इनकी संसद को बोलते हैं डाइट। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। जापान एक द्वीपीय देश है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु ये द्वीपों का क्रम है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु ये द्वीपों का क्रम है, यह भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर के किस राज्य ने अभी हाल ही में आरक्षण को मंजूरी दे दी है? बताइए, फास्ट जवाब दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, पता होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में सबको पता होगा। ठीक है, और उससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट भी मैं अभी पूछूंगा, पहले इसका जवाब। क्या आप बता सकते हो कि भारत में जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया तो इसको लेकर के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? संविधान का कौन सा संशोधन है जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़ता है? क्या कोई बता पाएगा कि संविधान का कौन सा संशोधन है जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़ता है? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए बताइएगा। देखो, इसका सही जवाब है कर्नाटक। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस को लेकर के कौन सा सुधार किया गया था? तो 103वां संविधान संशोधन जो लाया गया था वो ईडब्ल्यूएस से संबंधित था, इसलिए 103वां संविधान संशोधन याद रखना है। इसको बताइए, हाल ही में चर्चा में रहे खाजगुड़ा झील का संबंध किस राज्य से है? खाजगुड़ा झील का संबंध किस राज्य से है पूछा जा रहा है, बताएं। आपको बता दें, ये राज्य सरकार 50 झीलों का आधुनिकीकरण कर रही है, और ये सभी की सभी झीलें एक ही शहर से संबंधित हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा राज्य है जिसने एक शहर विशेष के 50 झीलों के आधुनिकीकरण को लेकर के मुहिम छेड़ी है। चलिए जवाब दीजिएगा। 4 विकल्प हैं, इन्हीं चारों विकल्पों में से आपको चुनाव करना है। इसका सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार की यह मुहिम है। हैदराबाद में आप जानते हैं कई सारी झीलें हैं, तो हैदराबाद की 50 ऐसी झीलों को संरक्षित करने का प्रयास है। हैदराबाद में झीलों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले खाजगुड़ा झील कहाँ से संबंधित हो गया? ये संबंधित हो गया हैदराबाद से। हैदराबाद में और कौन सी झीलें हैं? तो आप जानते होंगे हुसैन सागर, हुसैन सागर, हिमायत सागर और उस्मान सागर। तो कई सारी झीलें आपको देखने को मिलती हैं। हुसैन सागर झील, उस्मान सागर झील और हिमायत सागर झील, कई सारी झीलें आपको हैदराबाद में देखने को मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, P270 मॉस्किट मिसाइल का संबंध किस देश से है? चलो बताइए। P270 मॉस्किट मिसाइल का संबंध किस देश से है? यह मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल है, पहली बात तो यह पता होना चाहिए। एक सुपरसोनिक मिसाइल है और यह देश इन दिनों चर्चा में है। आप जानते हैं वर्तमान समय में यदि कोई रीजन चर्चा में है, कोई क्षेत्र चर्चा में है, तो 2 प्रकार के क्षेत्र चर्चा में हैं। एक क्षेत्र तो वो चर्चा में है जो नाटो में शामिल होने के कारण विवाद की स्थिति में है, ठीक है, जिनमें स्वीडन आ जाता है, ठीक है, नीदरलैंड, ये सारे देश आ जाते हैं जो इस समय चिंताग्रस्त हैं। फिनलैंड हो गया, जो सोच रहे हैं ज्वाइन करने को, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है वही चिंतित हैं, जिनकी सीमा रूस से लगती है विशेष रूप से। और दूसरे देश जो इस समय चर्चा में है
जिनके साथ रूस का युद्ध चल रहा है वो है यूक्रेन। तो विशेष रूप से जो रीजन चर्चा में है वो यही रीजन चर्चा में है, रसिया के बॉर्डर वाला, जो यूरोपीय देश इनसे सीमा साझा करते हैं, ये रीजन चर्चा में है। और इस मिसाइल के संबंध की यदि हम बात करें तो इस मिसाइल का संबंध है रूस से। किससे संबंधित है? रूस से संबंधित है। और पिछले दिनों एक और मिसाइल थी रूस की जिसका नाम था, नोट कर लीजिएगा, किंजल, KINZHAL। यह भी एक मिसाइल थी और यह भी रूस से संबंधित थी। तो याद रखना है रूस से संबंधित मिसाइलों के बारे में। आपको यूक्रेन से संबंधित कई सारे टैंकों के बारे में हमने बताया था कि जर्मनी ने कौन सा टैंक दिया है, ब्रिटेन ने कौन सा दिया है, यूएसए ने कौन सा दिया है। उन सभी टैंकों के नाम भी आपको पता होना चाहिए, वो भी चर्चा में है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? रूस। रूस की बात करते हैं तो राजधानी क्या है? मॉस्को। मुद्रा क्या है? रूबल। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और एजेंसी यदि हम बात करें, अंतरिक्ष एजेंसी, तो इसका नाम है रॉसकॉसमोस। रॉसकॉसमोस क्या है? इनकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। तो रूस के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। इनकी संसद को बोलते हैं ड्यूमा। ड्यूमा, ड्यूमा क्या है? ड्यूमा इनकी संसद का नाम है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। आज का अभ्यास प्रश्न है, क्या बोला जा रहा है? हालिया आंकड़ों के अनुसार, अच्छा एक प्रश्न और इसमें रखा गया, सॉरी, एक प्रश्न और रखा गया है, इसको देख लेते हैं। बोला जा रहा है हालिया आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में पुलिस व्यक्ति अनुपात सबसे कम देखने को मिल रहा है? किस राज्य में पुलिस व्यक्ति अनुपात सबसे कम देखने को मिल रहा है, आपको बताना है। वह कौन सा राज्य है जहां पे प्रति व्यक्ति, जब प्रति लाख बोला जाता है, जो आबादी है पुलिस की वो कम देखने को मिलती है, तो वो कौन सा है ये आपको बताना है। पश्चिम बंगाल, बिहार, नागालैंड, उत्तर प्रदेश। चलिए बताइएगा। पश्चिम बंगाल, बिहार, नागालैंड, उत्तर प्रदेश सबसे कम देखने को मिलता है कहां पर? पश्चिम बंगाल, बिहार, नागालैंड, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा सबसे कम देखने को मिल रहा है बिहार में। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिल रहा है? तो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है नागालैंड। नागालैंड में प्रति व्यक्ति पुलिस की जब बात करते हैं तो वहां पे संख्या प्रति लाख, तो वहां पे बहुत ज्यादा है, सबसे कम बिहार में। ठीक है, बिहार के बाद दूसरे सबसे कम कौन सा है? तो वो पश्चिम बंगाल में है, इतना याद रखिएगा। बाकी कल इसके बारे में और डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा। अब आज के अभ्यास प्रश्न की बात आ जाती है। बोला जा रहा है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल। और इसका जवाब आपको इस वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी अभ्यास प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उन अभ्यास प्रश्नों का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका भी देना है। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्न और जो होमवर्क है दोनों का जवाब दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर भी दीजिए और करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं उसको भी शेयर करिए, तब जाके स्थिति आपकी बेहतर होगी और दूसरे भी देखकर कुछ सीखेंगे और शायद उनका भी रुझान इस तरफ आए, थोड़ा पढ़ाई में मन लगे, तो आपके भी कुछ भाई बहनों का आपकी वजह से फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी चिंताओं को हम तक पहुंचा सकते हैं।